हे एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्रिकेशन। सो आज वाली क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, दैट इज़ अ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। गाइज ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ अ बेस। इसमें हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, उनकी कुछ जर्नल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं जिनके थ्रू हम आगे एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसमें ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी आती है, दैट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी। दैट इज़ आवर टॉपिक फॉर टुडे। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी में इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले वर्ड समझते हैं आयनाइजेशन। तो ये क्या है? इट इज़ द टेंडेंसी, हम इसमें क्या कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग एन एटम इनटू अ आयन। एटम को आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर दैट वी आर टेकिंग और रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, राइट। अगर हम बात करें एंथैल्पी की, तो इट इज सेम एज एनर्जी। सिर्फ फर्क क्या होता है, जो एंथैल्पी होती है एक स्टैंडर्ड कंडीशंस पर होती है। स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब है यानी कि यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा, पहली बात, और उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है जो कि होगा। so that is the condition. Now let's understand how ionization occurs. तो guys हमें पता है, अगर ये एक एटम है जिसमें ये दिस इज द न्यूक्लियस, इसके पास क्या होते हैं, वेरियस शेल्स होते हैं, एंड एवरी शेल कंटेन्स द इलेक्ट्रॉन, राइट। नाउ हमने फिजिक्स में पढ़ा है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट। ठीक है, अपनी तरफ अप्रोच करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एंड यहाँ एक अट्रैक्शन वर्क करेगा। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, हम इसे न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर बाइंड करके रखते हैं, जोड़ करके रखते हैं। लेकिन हमें तो आयनाइज कराना है, यानी कि व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना है एंड इसे कहीं बाहर आगे छोड़ देना है। ठीक है, इसे यहाँ से हटा देना है। फॉर दैट हमें क्या करना होगा, वी नीड टू ब्रेक दिस फोर्स, जो कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो वर्क कर रहा है, इसे तोड़ना होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर आ सकता है। सो फॉर दैट हम क्या करते हैं, हम एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये फोर्स जो अट्रैक्शन है ये टूट जाता है एंड इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री, राइट। सो दैट मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी, प्रोवाइडिंग एनर्जी, राइट। अब आप बताओ, खुद ही सोचते हैं कि अगर मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं देना चाहूँगी, मैं तो चाहूँगी कि मेरे को कम से कम मेहनत करना पड़े, कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मुझे मिल जाए, राइट। तो दैट मीन्स वी वांट द एनर्जी टू बी मिनिमम, कम से कम एनर्जी सप्लाई करें और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, राइट। इसके साथ साथ हमें पता है कि जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो 3 स्टेट्स में मिलते हैं, या कोई भी एलिमेंट होगा वो 3 स्टेट में मिलेगा, दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैशियस स्टेट। ये दो डिफरेंट स्टेट्स, राइट। तो लेकिन अब आप देखोगे तो होता क्या है, जो सॉलिड्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द टू एटम, जबकि लिक्विड में अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, गैसेस में सबसे ज़्यादा कम होगा। तो यानी कि अगर आप गैशियस फेस में किसी एटम को लेते हो, तो आपको दो एटम के बीच की जो फोर्स है उसे ब्रेक करने में कोई भी मेहनत नहीं करनी होगी, कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी, राइट। दैट इज द रीजन वाई वी से दैट कि जब हम एटम लेंगे दैट शुड बी इन आइसोलेशन और सिंपली इन द गैशियस स्टेट। ओके, अब आगे आते हैं। इसमें अगर हम देखोगे तो हमारे पास 3 शेल्स हैं। फर्स्ट शेल है
सेकेंड शेल है, थर्ड शेल है। अब हर एक शेल में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट शेल है इट इज़ वेरी नियर बाय टू द न्यूक्लियस, तो यानी कि यहाँ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो अट्रैक्शन कम होते जाएंगे, राइट। तो दैट मीन्स जो सबसे कम अट्रैक्शन होगा या न्यूक्लियर फोर्स होगा वो थर्ड पर होगा इन दिस कंडीशन। तो सबसे इजीली हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाएंगे फ्रॉम दैट शेल ओनली। So whenever we try to remove an electron, we remove it from the outermost shell or the valence shell, ठीक है। तो यानी कि हमने आयनाइजेशन में समझा कि हमें 4-5 कंडीशंस का ध्यान रखना है। फर्स्टली वी हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी एंड दैट शुड बी द मिनिमम। सेकेंडली हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे उस एनर्जी से, और जब रिमूवल होगा तो वो कौन सी शेल से होगा, इट शुड बी फ्रॉम द वैलेंस शेल। And lastly, the atom should be in isolation or in the gaseous phase. Okay, now let's write the definition. It is the minimum, it is the minimum amount of energy required, तो पहले हम मार्क करेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को, रिक्वायर्ड टू remove an electron, remove an electron from the valence shell, from the valence shell of an isolated gaseous atom. Okay, so this is a definition of ionization enthalpy, जो इसकी SI यूनिट होती है बिकॉज इट इज एनर्जी, तो इसकी यूनिट होगी किलो जूल, राइट। और हम पर मोल में निकालते हैं तो हम लेंगे किलो जूल पर मोल। ओके, नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल। सो जैसे कि हम बात करें अगर सोडियम की, तो सोडियम कैसे आयनाइज होगा, आप सोडियम का गैसियस फेस लोगे और उसे सोडियम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, राइट, इन विद द इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी दैट विल बी आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि पॉजिटिव आएगी। दिस इज अ सिंबल ऑफ एंथैल्पी, डेल्टा एच एक सिंबल है एंथैल्पी का, और आई ई रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी ली है, जो कि पॉजिटिव है बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू एन एटम। ओके, सो दिस इज द टॉपिक। अब हम इसके कुछ सब टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो जैसे पहला सब टॉपिक आता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी, successive ionization enthalpy। ओके, तो अब ये जो टॉपिक है आपका, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट्स सपोज आई एम टेकिंग मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2। When we ionize it, तो ये बन जाता है मैग्नीशियम प्लस आयन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो हम इसे डेल्टा H1 लिखेंगे। अब ये जो मैग्नीशियम प्लस है ये फर्दर आयनाइज होगा। नाउ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s1। अब आप देख सकते हो इसकी थर्ड शेल में जो हमारी वैलेंस शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, राइट। अब अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा इजी होना चाहिए हमारे लिए इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही ये क्या हो जाएगा, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाई इज इट सो, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं।
मैग्नीशियम +2 जिसमें स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, और यहाँ हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी यूज़ करते हैं. ओके, नाउ आई एम सेइंग कि जो नेक्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी था यानी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी था, ऑल्दो इससे मैग्नीशियम स्टेबल है लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो इसका रीज़न क्या है? बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ जो मैग्नीशियम है इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 12 प्रोटॉन्स है, यानी 12 प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग 12 इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट. लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, नाउ इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स बट 12 प्रोटॉन्स, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. so that means effective nuclear charge acting on the electron will increase. एंड जैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उन्हें न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा टाइटली हेल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, तो उन्हें रिमूव कराना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा एंड हेंस द आयनाइजेशन एंथैल्पी increases. So what you will be writing? Effective nuclear charge acting on the electrons increases. Okay, so this is the first sub topic. अब हम next topic लेते हैं, that is factors affecting आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं? तो हमारे पास इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है that is nuclear charge, or we can simply say that nuclear forces of attraction. अब न्यूक्लियर चार्ज कैसे डिपेंड करता है पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे डिपेंड करता है? देखो, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बॉन्डेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब जितना स्ट्रांगली ये दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे, कनेक्टेड होंगे, उतना ही ज़्यादा एनर्जी मुझे प्रोवाइड करना होगा इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, राइट. दैट मीन्स हायर विल बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी. सो वी विल से कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के. सेकेंड पार्ट पर आते हैं. तो सेकेंड पार्ट इज एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज पर कैसे डिपेंडेंसी है? एक एटम है ये और दूसरा एटम है ये. अब आप देख सकते हो दो वैलेंस शेल्स हैं, वो दोनों एटम की क्या है, अलग अलग है. एक बहुत पास है न्यूक्लियस के, एक थोड़ा दूर है. तो जैसे जैसे डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, तो हमें क्या होगा, कम मेहनत करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव कराने के लिए. और उसका रीज़न क्या है? बिकॉज जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कंसिडरेबली डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाते हैं, राइट. तो यानी कि व्हाट वी विल बी सेइंग कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. So there is an inverse relationship between ionization enthalpy and the atomic size. Now next factor आता है, that is screening effect. Screening effect क्या है? It is the tendency of the penultimate shell to repel the ultimate shell. जैसे कि ये आपकी पेनल्टीमेट शेल है और ये अल्टीमेट यानी लास्ट शेल है, ये पहले उसके अंदर वाली शेल है. तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, एंड वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट.
तो यानी यहाँ तो रिपल्शन होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन जो न्यूक्लियर चार्ज है ऑन द वैलेंस शेल वो कंसिडरेबली डिक्रीज कर जाता है एंड हेंस आयनाइजेशन बहुत इजीली हो पाता है, राइट। तो यानी कि हम कहेंगे कि जैसे जैसे स्क्रीनिंग बढ़ता है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, कम होगा। So it implies ionization enthalpy is inversely proportional to screening. Next point आता है penetration effect। अब ये penetration effect क्या है? पेनिट्रेशन इफेक्ट यानी कि हमें पता है जो वैलेंस शेल है हमारे पास, लेट्स सपोज वैलेंस शेल इज n इक्वल टू 4, तो उसके पास S सब शेल भी होगा, P सब शेल भी होगा और D सब शेल भी प्रेजेंट होगा, राइट, और F सब शेल भी प्रेजेंट होगा। अब प्रॉब्लम क्या आएगा, ये चार सब शेल्स अगर प्रेजेंट है तो ये जो होंगे शेल्स हमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली या फिर नहीं होंगे, ठीक है। तो अब जो एस सब शेल होता है ये सबसे ज़्यादा नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस होता है क्योंकि ये स्पेरिकल शेप है तो ये बहुत इजीली बाइंड कर जाता है विद द न्यूक्लियस। वहीं जो एफ सब शेल है उसका इतना अच्छा बॉन्डिंग विद द न्यूक्लियस नहीं होता, या फिर हम कह सकते हैं पुअर शील्डिंग होता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर जो न्यूक्लियर चार्ज अफेक्ट करता है वो s ऑर्बिटल में ज़्यादा होता है और f ऑर्बिटल में कम होता है। तो जिस वजह से होता क्या है, अगर आप इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना चाहते हैं तो f ऑर्बिटल जो कि बाहर वाली है वो उससे आप इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली रिमूव कर सकते हो। वही जो आपकी पेनिट्रेटिंग ऑर्बिटल है, अंदर जो ऑर्बिटल है यानी s, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। ओके, सो नाउ लेट्स राइट द पॉइंट। S सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन करता है, P, फिर D एंड लास्टली F। ओके, नाउ लास्ट फैक्टर पर आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जितना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसे बिगाड़ना यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे डिफिकल्ट है, देन हाफ फिल्ड एंड लास्टली पार्शियली या इनकम्प्लीटली फिल्ड। Okay, so these are the factors on which ionization enthalpy depends. Now let's take the trends, periodic trends को consider करते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये अक्रॉस द पीरियड्स कैसे वेरिएट करते हैं। तो फर्स्ट है अक्रॉस द पीरियड। अब होता क्या है गाइस, जैसे ही आप पीरियड के अक्रॉस चलते हो यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, ठीक है, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑन द सेम शेल इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेम शेल इंक्रीजेस, और जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं हम कहते हैं Z इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी इंक्रीज करता है एंड हेंस ionization enthalpy also get increased। ओके, तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करता है, इंक्रीज करता है। हम क्या कर रहे हैं, इसका कुछ वेरिएशन पढ़ेंगे ऑन द सेकेंड पीरियड। ओके, तो सेकेंड पीरियड में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, दैट इज 2s1 2s2 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3
2s2 2p4 2s2 2p5 2s2 2p6। अब होता क्या है, क्योंकि हमने अभी पीरियोडिक ट्रेंड में पढ़ा कि जो लेफ्ट टू राइट आप जाते हो तो क्या होता है, तो जो पीरियोडिक हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज करती है, राइट। तो यानी कि लिथियम की सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए थी देन बेरिलियम की, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली लिथियम के बाद आता है बोरॉन, देन आता है बेरिलियम। अब आप पूछोगे मैम ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न क्या है, बिकॉज जो आप बेरिलियम को देखते हो तो इट हैज़ अ फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल, इसकी ऑर्बिटल जो है वो फुल्ली फिल्ड है। वहीं जो आप बोरॉन को देखते हो तो वहाँ पे एस ऑर्बिटल तो फुल्ली फिल्ड है, लेकिन जो पी ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो इजीली रिमूव करके उसे एक फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल वाली कॉन्फ़िगरेशन ला सकती है, राइट। दैट इज द रीजन व्हाई बोरॉन हैज लो आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। आगे आते हैं, फिर कार्बन आएगा। अब आता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन में खासियत क्या है, इट हैज फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। जो पी ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, तो यानी दोनों ही बहुत स्टेबल है। जबकि ऑक्सीजन के पास एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है और एक इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी से दैट कि ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन कम होता है। देन फ्लोरीन आता है एंड लास्टली नियॉन हैविंग द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। और रीजन बीइंग दैट बिकॉज ये क्या है, दोनों ही ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है तो हाईली स्टेबल है। ओके, सो दिस इज द पीरियोडिक ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड। नाउ लेट्स डिस्कस द पीरियोडिक ट्रेंड डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप में नीचे नीचे जाते हैं तो होता क्या है, ग्रुप में हम नीचे जाते हैं तो एक एक शेल इंक्रीज होता जाता है, राइट। ये हमारे पास लेट सपोज हमारा फर्स्ट एटम था जिसका वैलेंस शेल ये था, तो सेकेंड एटम कैसा होगा जिसमें ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये पूरा भर गया होगा और एक नया शेल इंक्लूड हो गया होगा, जिसमें दिस वन विल बी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो यानी कि नाउ इट हैज 4 शेल्स। तो आप क्या देख रहे हो, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है। लेट्स राइट, एज वी मूव डाउन द ग्रुप number of shells increases। अब इससे क्या होता है, इससे दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ एटॉमिक रेडियस जो है या एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है। दूसरा, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। अब दोनों ही कंडीशन क्या है, फेवर कर रही है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के, और एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो इट इम्प्लाइज, हेंस हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी also decreases as we move down the group. Okay, so guys, this is the topic ionization enthalpy. I hope आपको आज वाला टॉपिक समझ में आया होगा। We will discuss more topics like electron gain enthalpy, atomic radius in the next videos. If you like this video, then please give us a thumbs up, and if you don't like this video, then please give the thumbs down. Also give me the suggestions and the doubts you have in the comment section. Thank you.